बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ इस वक्त इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन साहब मौजूद है। आखिरी मरहला शुरू हो चुका है, इसीलिए आपको दबाव बढ़ता हुआ नजर आएगा। तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान का मामला है वो बैरिस्टर अली जफर साहब ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए, दोनों पार्टीज के हो चुके हैं। कल इस पे 9 बजे समात दोबारा शुरू होगी। बड़ा अहम मामला, बल्कि अब तक का सबसे अहम मामला, आखिरी अहम रात है। क्या खान साहब और पीटीआई डट के उसी तरह खड़े हैं जिस तरह मैदान में थे? और बैकअप प्लान क्या है? अगर खुदा ना ख्वास्ता अगर ये मामला किसी तरह भी जा सकता है तो पीटीआई इस सूरत हाल में क्या करेगी? इनका रिस्पांस क्या होगा? टिकट कैसे जारी करेंगे? उम्मीदवार कैसे लड़ेंगे? सारे सवाल रऊफ साहब के सामने रखेंगे। इसके अलावा जो माइनस इमरान की कोशिश जो है वो बाज़ाहिर नजर आ रही है एक दफा फिर, जिस तरह जजेस ने 9 मई तोशा खाना अल कादिर ट्रस्ट एकदम फैसले आज देना शुरू किए। एकदम आपको पता है अदलिया बड़ी एक्टिव नजर आ रही थी। ये मामला क्या हुआ? इसके साथ साथ इकोनॉमी में $2 अरब अरब अमारात से मांगे जा रहे हैं कि आपको पता है इस साल में पाकिस्तान ने $24 अरब कर्ज देना है। तो जो कर्ज देना है उसी कर्ज में से लेके आगे मजीद कर्ज लेना है। करना क्या है ये भी रऊफ साहब के सामने रखेंगे। और एक बड़ी अहम खबर जो अभी दिवालिया श्रीलंका यमन के हौसियों के खिलाफ जो अब नए रेड सी है, जो बहरा अहमर है, वहां कूदने के लिए तैयार हो गया। तो क्या पाकिस्तान की ये जो मुलाकातें, बरतानवी मुलाकात हुई जेन मैरियट की अभी आपके सामने नवाज शरीफ साहब के साथ, डोनाल्ड ब्लूम की बिलावल के साथ, और अभी जोई कैथर की मुलाकात अलीम खान के साथ, तो इस सारी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ कहाँ, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल जमात है, इनकी मुलाकातें क्यों नहीं हो रही? रऊफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सर सबसे पहले बल्ले के निशान पे अगर बात करें, केस तो आपका बड़ा स्ट्रांग है। एतजाज अहसन साहब से भी बात हुई, कानूनी अंदाज में तो आप ओपन शट केस है आपकी फेवर में, लेकिन आपको क्या लगता है आज रात बड़ी अहम है, बल्ले का निशान उम्मीद है इंशाल्लाह मिल जाएगा, अगर ना हो तो बैकअप प्लान आपके पास इस वक्त क्या है? देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि बल्ले का निशान हम रिटेन कर पाएंगे। मेरी अभी बात हुई थी सेनेटर अली जफर साहब से, जिन्होंने ये केस लड़ा है। बहुत बहुत कॉम्पिटेंटली उन्होंने केस लड़ा है। आज की जी उनकी जो प्रेजेंटेशन थी कोर्ट में, दैट वाज रिमार्केबल। मैंने उनसे पूछा कि आप बताइए कि क्या चांस है। उनकी स्टेटमेंट थी कि देखिए, लीगली तो हम केस जीत चुके हुए हैं। बिल्कुल। अब उस जो एक्सटर्नल मुहरकात हैं, वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, क्या करते हैं। सो आपका कहना ये बिल्कुल सही है कि आज की रात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल सुबह आगे जाने के लिए, मतलब आप अब आगे जाने से मुराद है कि अब से लेके इलेक्शन तक जाने के लिए हमें फैसला करना पड़ेगा कि क्या हमारे ऑप्शंस हैं और उनको हमने किस तरीके से एक्सरसाइज करने हैं। लेकिन अभी बाहर सूरत हमारे पास एक और मलाला भी है कि अगर खुदा न खास्ता, जिसकी मैं उम्मीद नहीं कर रहा, अगर एक एडवर्स जजमेंट आती है तो देन इट कैन बी ट्राइड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ विच इज द सुप्रीम कोर्ट। तो वहां भी हम जी जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे। बाकी आप चाहते हैं कि मैं आपको ऑप्शंस बताऊं? जी, हमारे जी पास जी दो मेजर ऑप्शंस हैं सभी। जी एक ये है कि हमारे पास बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने हमें अप्रोच किया है, जो हमारी हामी जमातें रही हैं पास्ट में भी, और उन्होंने हमें कार्ट ब्लांश ऑफर किया है जी कि आप हमारा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें। तो ये एक ऑप्शन हमारे पास है कि हम उनका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, एक का जी। या एक से ज्यादा का, डिपेंडिंग ऑन द रिस्पेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ दीज पोलिटिकल स्ट्रेंथ ऑफ दीज पार्टीज इन वेरियस प्रोविंसेस। सो वी अच्छा। कैन अलाइन। हाँ, हम एक प्रोविंस में एक पार्टी के साथ अलाइन कर सकते हैं, दूसरे प्रोविंस में दूसरी पार्टी के साथ अलाइन कर सकते हैं। हम्म। और या हम एक पार्टी के साथ सिर्फ अलाइन करें, ये हमने फैसला करना है और बहुत जल्द करना है। मेरा ख्याल है कि कल के फौरन बाद हमें करना पड़ेगा, बिकॉज अब जी वक्त नहीं है। दूसरी हमारे पास जो बैकअप ऑप्शन है सभी, वो है कि जी हम इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करें। उसमें अपने प्रॉब्लम हैं, उसमें बड़े मसले हैं, लेकिन बाहर सूरत वो ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। हम ये भी कर सकते हैं कि हम कुछ सीटों के ऊपर पॉलिटिकल पार्टी से इत्तेहाद कर लें और कुछ सीटों के ऊपर जहां हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो है वो स्ट्रांग है, पावरफुल है, हम उनको सपोर्ट करें। सो ये मल्टीपल हमारे पास बैकअप है, लेकिन जो प्रिंसिपल चॉइस है हमारे पास वो ये है कि हमने किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइन करना है अपने आप को, किस पॉलिटिकल पार्टी का प्लेटफॉर्म जो है वो हमने इस्तेमाल करना है, और क्या हमने पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइन करके या उनके साथ कोई एमओयू साइन करने के बाद हमने अपना जो इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करने का ऑप्शन जो है उसको भी ओपन रखना है, या कि उसको हमने बंद करना है। So ये है, by and large, this is the scene बिल्कुल बिल्कुल। that we have. Difficult times, लेकिन हमें यकीन है कि हम कामयाब होंगे। डेस्परेट टाइम, डेस्परेट मेजर सर। एक तो सर एमडब्ल्यूएम पार्टी है जिनके एक एमओयू इमरान खान साहब के साथ शायद अलामा जो नासिर अब्बास साहब हैं उनका कुछ साइन भी हुआ था ऐसा। उसके अलावा आपके पास शिरानी साहब भी हैं, कलम दुआत भी है, तो ये इनके अलावा भी कोई ऑप्शन है?
जी, हमारे पास ऑप्शंस और भी हैं। आपने जिक्र किया कि MWM यही है उनका, तो उनके साथ हमारा MOU साइन हुआ था सीट एडजस्टमेंट के लिए। वो पूरे पाकिस्तान में उनके साथ सीट एडजस्टमेंट हमारी है। वो हमारा पुराना माहिदा है उनके साथ, और वो हम उसके ऊपर हम कारबंद हैं, अब भी हैं। सो अगले इलेक्शंस में अगर हमारे उनके साथ कोई और एग्रीमेंट नहीं होता तो हम उस MOU को कम से कम डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करेंगे उनके साथ। वेरी गुड। अच्छा, इसके अलावा सर जो उम्मीदवारों के टिकट्स हैं इस वक्त, तो खान साहब के साथ जाहिर है बैरिस्टर गौर साहब की जो डिस्कशन तो होगी, आपके पास उम्मीदवार तो बहुत ज्यादा आगे, जो मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था इतने ज्यादा उम्मीदवार। लोग तो कह रहे थे इन्हें ढूंढने से नहीं मिलेंगे, लेकिन आपने अपोजिट कर दिया। तो अब जो उम्मीदवार, ये भी एक बहुत बड़ा मसला फिर खड़ा हो गया कि इतने ज्यादा उम्मीदवार आ चुके हैं। पेशावर में कुछ लोग एहतजाज भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं। टिकट्स के मामले पे अक्सर ये होता है इस टाइम पे। तो इसे आप कैसे हैंडल कर रहे हैं? टिकट्स का जो आपके क्या कोई बना हुआ कोई क्राइटेरिया किस पे 9th मई, प्रो 9th मई और आफ्टर 9th मई वाला मामला? वो एक हमारी गवर्नमेंट का एक कॉलीग थे, मिनिस्टर साहब थे, और उन्होंने एक चैनल के ऊपर बैठ के कसम खा के कहा था जी कि मैं कसम खाता हूं कि तहरीक इंसाफ को कोई उम्मीदवार नहीं मिलेगा, और अगर मिल गया तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। तो सभी मेरी आपसे गुजारिश है कि उन्हें प्लीज जरूर उनको रिमाइंड कराइए कि आप कब छोड़ रहे फैसल हैं। वाडा साहब, सर फैसल वाडा साहब ने कहा था, एक बार नहीं 12 कहा था। हाँ, तो उनसे पूछ लीजिएगा कि वो कब पॉलिटिक्स छोड़ रहे हैं। इट्स अबाउट टाइम दैट ही क्विट पॉलिटिक्स, बिकॉज ही हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड मच टू इट आइदर, जी जी, अनफॉर्चुनेटली। तो आप उनसे जरूर पूछिएगा, मेरे बिल्कुल बिहाफ से सर, बिल्कुल ये लीजिएगा, पॉइंट आप बिल्कुल। डेफिनेटली इनको टैग करेंगे ट्विटर पे आपकी हाँ, बात। चेक करेंगे ट्विटर के ऊपर भी। बिल्कुल आपने सही कहा सभी। हमारे पास एक एक सीट के ऊपर 10-10, 12-12, 14-14 उम्मीदवार हैं, और हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम, क्योंकि वो सभी लोग जो हैं वो डिजर्विंग है, कोई भी उनमें से अनडिजर्विंग नहीं है। तो ये पार्टी की लीडरशिप के लिए, खासकर खान साहब के लिए, एक बहुत मुश्किल मरहला है कि इन इन सारे प्रोस्पेक्ट्स में से किसको चुनना है और किसको बाहर रखना है। ये हमारे लिए बड़ा एक तो मुश्किल मरहला है, लेकिन उसके से भी ज्यादा तकलीफ दे मरहला है, क्योंकि ये वो लोग हैं, ये वो कुछ सो कॉल्ड इलेक्टेबल्स नहीं है, वो सियासत हमने पार्टी में खत्म कर दी। ये वो लोग हैं जिन्होंने पार्टी के लिए मारें खाई हुई हैं। ये वो बिल्कुल लोग हैं जो पार्टी के साथ खड़े रहे हैं पार्टी के डिफिकल्ट टाइम्स में। उनको ना करते हुए मेरा ख्याल है ये लीडरशिप के ऊपर एक बहुत मुश्किल वक्त होगा, और बड़ा एक मुश्किल। तकलीफ दे वक्त होगा। और इन लोगों के ऊपर भी जिनको टिकट्स नहीं मिलते, सबको तो टिकट्स नहीं मिल सकते ना सभी। अब एग्जैक्टली। लाजमी बात है, अगर आपके पास 6 हैं या 8 हैं तो उसमें से एक ने ही टिकट लेना है। तो हम अच्छा खुद सर, ये साबित इनका भी वैसे इनका भी बड़ा इम्तिहान है कि इस मौके पर इनकी भी वफादारी क्लियर हो जाएगी। क्या ये सिर्फ टिकट के लिए लड़ रहे थे इलेक्शन, सिर्फ टिकट चाहते हैं कि असेंबली में चले जाएं, या फिर ये नजरिए के साथ और खान साहब के साथ खड़े हैं? मुझे यकीन है सभी के ये इनमें से शायद ही कोई हो जो टिकट के लिए सिर्फ खड़ा है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये जो है ये इस मुश्किल वक्त में पार्टी को छोड़ेंगे नहीं, बल्कि पार्टी के साथ मौजूद रहेंगे। और ये पार्टी के साथ एक यू नो इनकी जो की कमिटमेंट है मतलब। आइडियोलॉजी जो है उसको सामने रख के खड़े हुए हैं, और ये किसी सूरत में ये पार्टी को नहीं छोड़ेंगे। उनके लिए भी मुश्किल वक्त होगा, उनके लिए भी अगर उनको टिकट नहीं मिलता तो उनके लिए भी एक इम्तहान होगा, बड़ा सीरियस इम्तहान होगा कि वो पार्टी के साथ उसी पैशन के साथ खड़े रहें जिस पैशन के साथ उन्होंने अब तक पार्टी का साथ दिया है। तो ये मुझे यकीन है कि हम इंशाअल्लाह ताला इस मरहले से भी गुजर जाएंगे। अच्छा, जो आपके रोपोश रहनुमा हैं सर, जिन्होंने सरेंडर नहीं किया, जैसे मुराद सईद हैं, अली अमीन गंडापुर हैं, इस तरह बहुत सारे लोग हैं, आपकी पूरी लिस्ट है। इन लोगों का क्या होगा? इनकी फैमिलीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं आप टिकट में, या उनके हलकों में फिर भी जो लोग स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं उन्हें देंगे? क्या करेंगे इस पे? देखिए, जो लोग नहीं आ पाए बाहर इस वक्त तक अंडरग्राउंड हैं, वो उनको हमने टिकट दिया है। बहुत से लोग जो हैं उनके नॉमिनेशन फॉर्म्स जो हैं वो एक्सेप्ट हो गए हैं, और वो अंडरग्राउंड है अभी तक, क्योंकि पाकिस्तान के आईनी कानून के की रौ से वो खड़े हो सकते हैं, वो कैंडिडेट्स बन सकते हैं। एक और एडवांटेज जो हमारा इस वक्त है वो ये है जी कि हमें कोई एक फॉर्मल इलेक्शनियरिंग की जरूरत नहीं है। इतनी अवेयरनेस है लोगों में, इतनी ज्यादा अवेयरनेस है कि उनको पता है कि वो किसको वोट देंगे, किसको वोट नहीं देंगे। सो उस लिहाज से एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन मुराद सईद जिसका नाम आपने लिया, अनफॉर्चुनेटली उसके नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो ट्राइब्यूनल स्टेज के ऊपर भी एक्सेप्ट नहीं किया,
रिजेक्ट हो गए हैं, और भी इसी तरह से 2-4 लोग हैं जिनका नहीं है, लेकिन हालांकि इन सब के हमारी जो टॉप लीडरशिप थी 97-98% को तो आरओज ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन वो ट्राइब्यूनल स्टेज के ऊपर उन सब के पेपर्स एक्सेप्ट हो गए हैं। सो आप हमारी टॉप लीडरशिप को देखेंगे, अगर आज के बाद कोई और ये मतलब हमारे लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं करते जो ऑर्केस्ट्रेटर्स हैं इस सारी चीज के, तो हम इलेक्शन में जाएंगे, हम इलेक्शन इनको फीड नहीं करेंगे, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी हम नहीं छोड़ेंगे, हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर इनका मुकाबला करेंगे। जी अच्छा, एक बड़ी अहम कॉन्स्टिट्यूंसी शेख रशीद साहब की, उस पर अभी मुतजाद बयानात आ रहे हैं, कई दफा कहा जा रहा है खड़े हैं, अभी वो आपके सेंट्रल पार्टी के दफ्तर भी आ गए थे 2 दिन पहले, तो उनके हल्के में आप क्या उनके अगेंस्ट उम्मीदवार खड़ा करेंगे? देखो, एक दो प्रिंसिपल फैसले हुए पार्टी के, लेट मी शेयर देम विद यू। एक फैसला ये हुआ है कि जी जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी और पार्टी को छोड़ा था, वो अंडर ड्यूरेस छोड़ा था या वो मतलब वॉलंटरली छोड़ा था, उन्होंने उनके मकासद और थे कोई, उनको हम इन इलेक्शंस के लिए टिकट्स के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। और अगर उनमें से कोई जो है वो पार्टी में वापस आना चाहता है, तो ये तमाम चीज जो है हम इलेक्शंस के कंप्लीट होने के बाद देखेंगे कि हाँ, क्या हमने उनको पार्टी में वापस लेना है या नहीं लेना है, और अगर लेना है तो उसका क्राइटेरिया क्या होगा। एक तो ये फैसला हुआ है। दूसरा ये है कि जी हमने चूंकि अपने वर्कर्स में इन्वेस्ट किया है इस दफा, और आप देखेंगे कि जब पार्टी टिकट्स अलॉटमेंट की जो मतलब जो लिस्ट बाहर आएगी कि उसमें आप देखेंगे कि वर्कर्स का जो पोर्शन है वो बहुत बड़ा है। तो वो इस फैक्टर की मौजूदगी में हमारे पास ये लग्जरी मौजूद ही नहीं है कि हम किसी बंदे को सपोर्ट करें। तो मेरा ख्याल है कि शेख रशीद साहब भी उसी कैटेगरी में आएंगे, वहां हमारा इंशाअल्लाह ताला कोई वर्कर जो है वो खड़ा होगा। मेरा नहीं ख्याल कि हम इस इलेक्शन में किसी इंडिविजुअल को सपोर्ट करेंगे एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन वर्कर्स। आई डोंट थिंक कि ये फैसला होगा। परफेक्ट। अच्छा, अभी सर नेशनल गवर्नमेंट की बात बार बार की जा रही है, अभी जितने भी रहनुमाओं से बात हुई, मेरी भी इजाजुल हक साहब आए, वो भी इनसे भी बात हुई, बाकी लोगों से भी, ये नेशनल गवर्नमेंट का जो एक कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, क्या आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ को भी ये इसमें शेयर देना चाहेंगे, कोशिश करेंगे, या ये अपने तौर पे ये जो पीडीएम की जमातें एक नेशनल गवर्नमेंट बनाना चाह रहे हैं और तहरीक इंसाफ को आउट करना चाह रहे हैं? देखिए, सभी नेशनल गवर्नमेंट से पहले इस मुल्क को जो अशद जरूरत है वो एक फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की है। पहले इनको पता तो चले ना कि इस मुल्क के अवाम जो है वो किस पॉलिटिकल पार्टी को चाहते हैं, और अगर ये इनकी कोई नेशनल गवर्नमेंट की कोई है तो उसकी एक रैशनैल जो है वो इनको देनी पड़ेगी कि क्यों, क्या वजह है, क्या जरूरत पेश आई। पहले इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद आप देखिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी आती है उसकी क्या मेजॉरिटी है, क्या वो अपने तय चला सकती है कि नहीं चला सकती, अपना एजेंडा उसने इंप्लीमेंट करना है। कम से कम हमारी पॉलिटिकल पार्टी में थिंकिंग तो यही है कि हमारा रिफॉर्म का एजेंडा जो है इस दफा हमने उसको बहुत इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना है, बगैर किसी इंटरवेंशन के। हम इंश्योर करेंगे कि बाहर से कोई इंटरवेंशन ना हो। अनफॉर्चुनेटली लास्ट टाइम बहुत इंटरवेंशन थी, जो इस दफा हम पूरी कोशिश करेंगे कि ना हो। तो जो ये नेशनल गवर्नमेंट का जो बात है, ये वो लोग कर रहे हैं जो कि पॉलिटिकली कमजोर है इस मुल्क में। उनको पता है कि उनको जूते पड़ेंगे इलेक्शन डे के ऊपर। लिटरली, आई एम सॉरी टू से दैट, बट दिस इज लिटरली द कंडीशन इन द कंट्री टुडे। तो हमारा तो टॉप प्रायोरिटी हमारी जो है, हमारी जो मेजर डिमांड है कि आप proceed with holding free, fair and transparent elections in the country। उससे पहले आप पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड दें, हमें अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की इजाजत दें, हमारे लोगों को आप आजाद करें, उनको बेल आउट करें और उनको किडनैप करना छोड़ें, उनको टॉर्चर करना छोड़ें, उनको जबरदस्ती पॉलिटिकल लॉयल्टीज चेंज करवाना जो है वो छोड़ें। हमें आप इलेक्शंस पे जाने दें, इलेक्शंस होने दें, लोगों का मैंडेट जो है वो सामने आने दें। उसके बाद ये बातें खड़ी होंगी कि क्या करना है, किस तरीके से आगे करना है। अच्छा, अभी सर जो 3 मुलाकातें हुई, डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात हुई अमेरिकन जो एम्बेसडर हैं बिलावल से, फिर नवाशी साहब की जेन मैरियट से जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर हैं, फिर उसके बाद अभी जोई कहते की मुलाकात हुई अलीम खान साहब से, आपकी कोई मुलाकात नजर नहीं आ रही, इसकी क्या वजह है? देखिए, जेन मैरियट जो है वो आई थी, उन्होंने कॉल ऑन किया था हमारे चेयरमैन के ऊपर, गौर साहब के साथ। मैं उस मीटिंग में मौजूद था। हमने उसको उनकी ख्वाहिश के ऊपर हमने उसको पब्लिक नहीं किया था। अमेरिकन से हमारा अनऑफिशियल राब्ता मौजूद है, लेकिन उनके एम्बेसडर ने अभी कॉल ऑन नहीं किया। इसके अलावा और भी एम्बेसडर्स हैं जो कि डच एम्बेसडर आ चुकी हुई है, मिलने के लिए आ चुकी हुई हैं, और ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर आ चुके हुए हैं। इसके अलावा अभी 2-3 एम्बेसडर्स हैं वो कॉल ऑन कर चुके हुए हैं। इनमें एक्सेप्शन जो है वो अभी तक अमेरिकन की है, उन्होंने कॉल ऑन अभी तक नहीं किया। मेन पार्टी तो सर वही है, वैसे उन्हीं के साथ मुलाकात आपकी लाजमी है।
डिपेंड करता है कि आप मेन पार्टी का लफ्ज किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉजिटिवली या नेगेटिवली। सर ये तो आपको पता है, अंडरस्टूड। अच्छा, अभी खान साहब के केसेस पे सर आपको हैरानगी हुई कि जिस तरह एकदम यकदम तेजी आई? इकोनॉमिस्ट का जो आर्टिकल है, पहले तो इस पे थोड़ा सा बता दें, लोग अभी तक कंफ्यूजन में थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से था। अब जो आपका सर्कुलर तो आया है कि वो खान साहब ने खुद लिखा है, लेकिन उस आर्टिकल से पूरी वर्ल्ड में बड़ी वेव्स क्रिएट हुई। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में मैं आपको बता दूं बहुत ज्यादा एक बड़ा मामला बना, बड़े लोग पूछते रहे, सहाफी पूछते रहे, पॉलिटिशियंस पूछते रहे। इसी तरह अमेरिका में भी हुआ, पूरी दुनिया में हुआ। तो अब क्या आपको लगता है कि उसका ये रिएक्शन आ रहा है, जो एकदम जो आज तेजी नजर आई, प्रेशर जो डेवलप हुआ? देखिए, मुझे सबसे पहले तो मुझे हैरत है इस चीज की, और मैं समझता हूं कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर अ कंट्री। एक 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 शख्स ने एक आर्टिकल लिखा जो पाकिस्तान का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है। उस आर्टिकल को इकोनॉमिस्ट, जो कि वर्ल्ड का लीडिंग पब्लिकेशन है, वेरी ट्रू। उसने पब्लिश किया, और उसके ऊपर जो तूफान बदतमीजी इस मुल्क में खड़ा किया गया, और रादर देन कि उसके कंटेंट्स के ऊपर गौर किया जाए, देखा जाए कि उसमें क्या हकायक बयान किए गए हैं, और अगर वो जेन्युइन हकायक हैं तो उन चीज़ों को, वो जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे रेमेडी किया जा सकता है, क्या इनिशिएटिव ले सकती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन इन्होंने, मतलब वो जो तूफान बदतमीजी था वो ये था, वो मिनिस्टर ऑफ डिसइंफॉर्मेशन साहब जो हर 4 घंटे के बाद आ जाते थे, और कि ये आर्टिकल पब्लिश कैसे हुआ, स्मगल कैसे हुआ, नहीं लिखा खान ने, ये कैसे लिख सकता है, ये वो प्लांटिंग है। देखिए, जो जाहिलों के परवरता हैं, जो जाहिरों के फॉलोअर्स हैं लोग, उनको इस बात की समझ नहीं आती सभी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कि इस जाहिलियत के डोमेन से बाहर भी कुछ लोग हैं जो रहते हैं, और इमरान खान उनमें से एक है। उनकी किताबें भी हैं जो उन्होंने खुद लिखी हुई हैं, वो गोस्ट रिटन बुक्स नहीं है। ये आर्टिकल, इसके अलावा मल्टीपल आर्टिकल्स वो खुद कर चुके हुए हैं। जी। ये वो लोग हैं, ये परवरदा हैं उन जाहिलों को, जिनमें से एक जो था वो पर्चियों से पढ़ता था, और दूसरा जो है वो स्कूल से भागा हुआ है रादर देन कि वहां तालीम हासिल करता। अच्छा, इनका भी सर, ये जो सोलंकी साहब हैं, ये भी टैक्सी ड्राइवर थे। मैं टैक्सी ड्राइविंग को बुरा नहीं कह रहा, इस जॉब, लेकिन कहने का मतलब ये भी टैक्सी चलाते रहे, वहां पे निगरान वजीर आजम थे, ये भी लंदन में आपको पता टैक्सी चलाते रहे। तो शायद इन्हें वो उनकी विजन से वो चीज आती नहीं कि खान कैसे इतना बड़ा आर्टिकल लिख दी। देखिए, वो मैं उस बात में नहीं जाऊंगा, आपने सही कहा है कि वो दैट शुड नॉट बी कोटेड एज एज ए नेगेटिव। प्रोफेशन, लेकिन ये वो शख्स है, जो वक्त शख्स है, हम उसके विटनेस हैं जब ये एंकर होता था, कि ये नवाज शरीफ जब वो कॉन्विक्ट एंड एब्सकॉन्डर था, तो उसके लिए ये बाकायदा इसने एक कैंपेन चलाया था कि जी उसका इंटरव्यू होना चाहिए। तो 3 साढ़े 3 4 सालों में क्या चीज बदल गई है, कि तब तो ये एक कॉन्विक्ट एंड एब्सकॉन्डर का कैंपेन चलाना चाहता था, अपने टीवी के ऊपर लाके उसको इंटरव्यू करना चाहता था, और आज अगर एक जो कि कॉन्विक्ट नहीं है, जो एब्सकॉन्डर नहीं है, वो अभी अंडर ट्रायल केसेस हैं उसके, जिनमें वो, और वो भी फेक एंड फ्रिवलेस केसेस हैं, और उनमें से अल्टीमेटली मुझे यकीन है कामिल है सभी के, वो आजाद हो जाएंगे, वो फ्री हो जाएंगे, एग्जॉनरेट होंगे बोगस केस, डेफिनेटली। नो तो डाउट। आप ये बोगस केसेस हैं, तो ये उसके ऊपर एक टोटल एक समरसॉल्ट इसने ली हुई है। जब इंसान अपना जमीर बेच देता है तो वो खत्म हो जाता है, उसकी इंसानियत खत्म हो जाती है, उसकी इंसानियत दफन हो जाती है। बिल्कुल सही बात है बुट सर। सोलंकी, जी। मिनिस्टर ऑफ डिसइंफॉर्मेशन, उन्हीं सोल सेलर्स की एक जीती जागती तस्वीर है जो इस वक्त पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर नजर आती है। ये मकाम इबरत है, मकाम इबरत है। ये मातमे वक्त की घड़ी है, फैज साहब ने कहा था, ये मातमे वक्त की घड़ी है कि इस जैसे शख्स को इंफॉर्मेशन का कलमदान सौंपा गया है। बिल्कुल सही बात है सर, आई टोटली एग्री विद दिस। नेशनल एंडोमेंट फंड है, उनके बड़े सारे मसाइल है। अच्छा, अभी जो अदालतों में सर अभी जो चल रहा है, एक आपको पता है, एक सर्कस ही चल रही है, सॉरी टू से दिस, लेकिन जो काजी फायज साहब जिस तरह बिहेवियर अपने वकला के साथ आपके करें, आपको लगता है कि पीटीआई के वकला पर भी जो तनकीद हो रही है कि ये प्रिपेयर होकर नहीं आते, कुछ आज जैसे लेट भी हुए आज के बड़े अहम केस में, तो आपको लगता है कि जो वकला है वो केसेस प्रेजेंट करने में तमाम जो काम कर रहे हैं वो बेहतरीन अपनी देर डूइंग देयर बेस्ट? दो हिस्सों में मैं इस बात का जवाब दूंगा आपका, ये बड़ा अहम सवाल है आपका। देखिए, मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो देखा है, मैंने जो सीखा है, आप ज्यूरिस्प्रूडेंस की किताबें पढ़ें, आप इंटरनेशनली डेवलप्ड कंट्रीज में कोर्ट्स का कॉन्टेक्ट देखें, तो जज जो है वो अपनी जजमेंट के जरिए बोलता है, बिल्कुल। उसकी जुबान उसकी जजमेंट से मुंसलिक होती है। हमारे यहाँ जजेस कोर्ट में बोलते हैं, कोर्ट में बोलने का हक जो है सभी वो लॉयर्स का है, जो केस प्रेजेंट करते हैं, जो अपने क्लाइंट्स को डिफेंड करते हैं या उनको प्रोसिक्यूट करने की कोशिश करते हैं। जो तमाशा मैंने कोर्ट में देखा है, कोर्ट के बारे में, क्योंकि ये आजकल लाइव टेलीकास्ट भी करते हैं, वहां जो जज साहिबान है, पर्टिकुलरली द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो 10 से 15 सेकंड से ज्यादा किसी लॉयर को बोलने नहीं देते, वो इंटरवीन करते हैं। जब
जब ये उनका एटीट्यूड हो तो कौन शख्स है जो कि अपना थॉट प्रोसेस जो है उसको कंटिन्यू कर सकता है? हर 10 सेकंड के बाद आप उसको इंटरप्ट करते हैं। तो मैं इस बात से, अब इससे जुड़ा हुआ आपके दूसरा हिस्सा जो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा कि मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता कि हमारे जो लॉयर्स हैं वो प्रिपेयर्ड नहीं चाहते। भूल चूक हो जाती है, जी जी, भूल चूक हो जाती है, कोई परफेक्ट नहीं है, वीकनेसेस रह जाती हैं केस में, फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं, डेटा जो है वो शायद पूरा ना अवेलेबल हो एट एनी गिवन टाइम एंड ऑल दैट, लेकिन उसको कंडक्ट करने का, कोर्ट को अपने आप को कंडक्ट करने का, जजेस को अपने आप को कंडक्ट करने का एक तरीका होता है, एंड दैट शुड बी एन ऑनरेबल वे। वो रिडिक्यूल ना करें। कहते हैं सरदार वरदार आपके नाम के साथ लगाना छोड़ दे, क्या है ये, ना लगाएं। तो भाई काजी के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल। काजी के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? वो जो सरदार आपका प्यूनी जज बैठा हुआ है, आपका सरदार तारिक मसूद जो है, उसके बारे में क्या ख्याल है? बट व्हाट राइट डज ही हैव टू मेक अ स्टेटमेंट ऑफ दैट काइंड इन द कोर्ट रूम? आप मुझे बताइए। इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो हर शख्स को रिडिक्यूल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मसला इस वक्त वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, आर्बिटर ऑफ जस्टिस इन द कंट्री। बिल्कुल सही बात हम है। उसको वो मतलब एमुलेट प्रेशर करना टैक्टिक्स चाहिए, सब हम यूज करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। he should conduct himself in a way that we look up to him. वेरी ट्रू। लेकिन उनका जो कॉन्टेक्ट सामने आ रहा है भाई, वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। उन्हें रिडिक्यूल नहीं करना चाहिए लोगों को, बिल्कुल सही। और जिस तरह वो डेली करते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं चाहता कि वो जजेस को, वो लॉयर्स को रिडिक्यूल नहीं करते। This is not an honorable conduct, unfortunately. I'm sorry to say this, but this is the truth. बिल्कुल सही। अच्छा, वकला में सर कुछ छोटी मोटी अभी कुछ थोड़ी सी डिवीजन भी कुछ हुई, छोटा मोटा मामला भी हुआ, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई जो अब दूर हो चुकी है, तो अब तो सारे सब सेम पेज पे हैं मेरे ख्याल में, अब तो कोई ऐसा मसला नहीं है। देखिए वो हुआ था, आप सही कह रहे हैं, वो मरवत साहब का इशू था, और वो एक दफा नहीं बल्कि 3-4 दफा हुआ है। तो फिर सारा मामला जो था वो ये खान साहब के सामने पेश किया गया था, और उन्होंने फैसला किया था कि मेरी जो स्टेटमेंट्स हैं आइंदा से वो सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर गौहर अली खान साहब के थ्रू आएंगी। वही सिर्फ कॉम्पिटेंट हैं, एम्पावर्ड हैं कि वो मेरी स्टेटमेंट्स जो हैं वो बाहर ले जाएं। वो पार्टी को देना है या पाकिस्तान के लोगों को देना है, वही करेंगे। इसके अलावा हमने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए हैं ताकि इस किस्म की कोई डुप्लिसिटी, कोई मतलब कंफ्यूजन जो है वो आइंदा क्रिएट ना हो। 5 स्पोक्स पर्सन मुकर्रर किए गए हैं, उनमें गौर साहब हैं, ऑफकोर्स, उसमें सेक्रेटरी जनरल हैं, उसमें शिबली फराज साहब हैं, मैं हूं, और शोएब शाहीन साहब हैं जो लीगल साइड को लुक आफ्टर करेंगे। बाकी जितनी पार्टी को रिप्रेजेंट करना है जहां, वो ये 5 लोग करेंगे। इसके अलावा पार्टी ने ये स्टेटमेंट दिया है, हमने अपना बाकायदा सर्कुलर जारी किया, हमने पोस्ट किया अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कि किसी और की स्टेटमेंट जो है हम उसको ऑन नहीं करेंगे, और वो पार्टी पोजीशन को या पार्टी के जो आइडियाज हैं उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो इससे आई होप एंड प्रे कि जी जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाएगी, और आइंदा से जिसका जो काम है वो करेगा, रादर देन कि जी हम एक दूसरे का काम करने की कोशिश करें। बिल्कुल सही। अच्छा, खान साहब के केसेस में सारा जल्दी देखा गया, जिस तरह पहले तो उन्होंने नैब में, अलकादर ट्रस्ट में, उसके बाद जमानतें कैंसिल फौरन, जिस्मानी रिमांड तक दे दिया गया खान साहब का। और ये मामला आपको क्या लग रहा है कि क्या करना क्या चाह रहे हैं, इतनी तेजी से स्पीड अप क्यों हुआ है काम? देखिए वो फर्दर कन्विक्ट करना चाह रहे हैं खान साहब को, क्योंकि पहली जो तोशाखाना की केस है वो तो सस्पेंड हुई हुई है ना, और जब भी वहां से हमें वकेट, वो जो अपील है वो वकेट करने की इजाजत देंगे जनाबे आमिर फारूक साहब, जो 13 केसेस जो हैं वो उसके ऊपर जजमेंट जो है वो रिजर्व करके बैठे, और ना उसको अनाउंस करते हैं जजमेंट, ना ही वो हमें केस वापस लेने की इजाजत देते हैं, तो वो भी पॉशमेंट भी हो जाएगी। तो ये उस पॉशमेंट से पहले खान साहब को किसी 1 या 2 और केसेस में कन्विक्ट करना चाह रहे हैं, और उनका फिजिकल रिमांड भी 2 दिन का उन्होंने दे दिया है इस पर्टिकुलर केस में जो कि आज रजिस्टर हुआ है। तो ये जो अथॉरिटीज हैं जो ये सारा कुछ कर रही हैं, ये उनकी इंटेंशंस को बड़ा इफेक्टिवली जाहिर करता है कि जी वो किसी सूरत में इस मूड में नहीं नजर आती कि वो खान साहब को छोड़ेंगी। जी बिल्कुल सही। अच्छा, अभी आखिरी 2 क्वेश्चन है सर, आई विल नॉट टेक टू लॉन्ग। अभी ये जो आपको लगता है कि खान साहब को कोई ऐसी ऑप्शंस दी जा रही हैं इससे पहले, अभी भी विड्रॉ कर लें, पीछे हो जाएं, नेशनल गवर्नमेंट का कंसेंसस बन जाए, और आपको फिर लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिले, आपकी पार्टी बन जाए, जो बाद में वो आ जाए बेशक कुछ सीटें लेकर, और नवाज शरीफ साहब पंजाब ले लें, खैबर पख्तूनख्वा आप ले लें, और सिंध में, और इस तरह जो मिला जुला के सारा काम चला लें, इस तरह का कोई मामला आपको लगता है कि वो कुछ पेशकश वगैरह कुछ करना चाहते हैं? देखिए ये तोड़ फोड़ की सियासत, ये सीटें बांटने की सियासत अब बहुत पुराना और गंदा खेल हो चुका हुआ है सभी। ये मुल्क जो है इसको एक फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की जरूरत है।
इस मुल्क के लोगों को ये मौका मिलना चाहिए कि वो कौन सी क़यादत में अपना ट्रस्ट रिपोज करते हैं, किस क़यादत को चाहते हैं कि वो इनको रूल करे। जो भी गवर्नमेंट इलेक्ट होती है, not through a fraudulent election as we anticipate these elections will be on 8th of February। अगर वो इलेक्शन होल्ड भी हुए तो ये ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होंगे, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे। तो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे, बहुत वायलेंट कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे। दिस इज माय प्रोजेक्शन। तो मुल्क को जरूरत है फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस की, और एक प्रॉपर मैंडेटेड हुकूमत को आने दें, उसको 5 साल का टाइम दें, वो अपना मैनिफेस्टो जो है उसको इंप्लीमेंट करें, और फिर ये सारा मुकदमा लोगों के पास वापस जाए। अगर वो खुश हैं उसकी परफॉर्मेंस से तो उसको री इलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो दूसरी हुकूमत आ जाएगी। ये प्रोसेस जो डेमोक्रेसी का प्रोसेस है, ये आउटसाइड इंटरफेरेंस के बगैर आगे चलना चाहिए। और अगर नहीं चलेगा तो ये इलेक्शंस जो आपको मैं बताऊं, क्योंकि इतनी डिवाइडेड है कौम इस वक्त, इतनी इंटेंसली डिवाइडेड है कि अगर नजर आए कि ये झगड़ू इलेक्शन हैं तो उनकी कबूलियत जो है वो सिफर होगी। और उसके बाद मैं फील करता हूं कि आप लोग जो हैं अपने घरों की बजाय आपको सड़कों पर नजर आएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ मसला ये कि इस वक्त आपकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा हो चुकी है, 2/3 मेजोरिटी आपकी नजर आ रही है, और अभी जो जावेद चौधरी साहब हैं, अंसार अब्बासी साहब हैं, कॉलम लिख के बाकायदा कह रहे हैं कि इमरान खान आएंगे, फांसी घाट खोल देंगे, इनसे बदले लेंगे, आर्टिकल 6 लगाएंगे। तो इस वजह से डर रहे हैं शायद। क्या ये ऐसा मामला, आप तो जानते हैं खान साहब को, ऐसा कोई मामला है? मैं उसको 30 साल से ज्यादा से जानता हूँ यार। वो अपने बिटरेस्ट एनिमीज को भी हंसते हंसते फॉरगिव करता है। आज तक उसने किसी शख्स के बारे में नेगेटिव फीलिंग अपने ज़हन में मैंने नहीं सुना कम से कम। एंड आई हैव नोन हिम क्लोजली फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सारी कहानियां सिर्फ ये हैं जी कि या इलेक्शंस पोस्टपोन करें, या फिर झगड़ू इलेक्शन करके किसी वो जिसको उन्होंने अनॉइंट करना है किंग, जो नवाज शरीफ साहब जिसका नाम है, और वो आएंगे उसको किंग बनाने की कोशिश करेंगे। और ये डराने के कि फांसियां होंगी तो ये होगा तो वो होगा। फ्रेंकली आई एम सो सॉरी टू हियर ऑल दिस। ये लोग खासकर जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, इतनी डीप प्रेजुडिस कैरी करते हैं कि अल्लाह खुदा माफ करे। तो नहीं नाम लेना चाहिए। इनकी सर एक और स्टेटमेंट भी आई है कि खान साहब जो अदालत में बैठे हुए थे, इनकी वीडियो आई कि जी वहाँ जजेस के सामने रो पड़े, आंसू निकल आए। वो आजकल तो वैसे वो बेचते हैं बहुत सारी, वो आपको पता है सेक्सुअल मेडिसिन बेच रहे हैं जावेद चौधरी साहब, लेकिन ये उन्होंने बीच में ऐड किया आज के खान साहब रो पड़े जजेस के सामने। तो आप भी खान साहब को 30 साल से जानते हैं, क्या खान इतना कमजोर हो सकता है? कुछ वो बंदा ना झुकेगा, ना टूटेगा, ना पीछे हटेगा, वो कायम है वो बंदा, और हर दिन जो है वो ज्यादा मजबूत हो रहा है। ये लोग यूज टू हैं शरीफों और जरदारियों के, झगड़ू लीडर्स के साथ इनका यूज टू है, जो कि 3 दिन के बाद माफिया मांगने थे, माई बाप माफ कर दो, चले जाते थे माफी मांग के, और फिर जाके अपना जोड़ तोड़ शुरू करके फिर वापस आ जाते थे। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ पॉलिटिशियंस जो है वो काबिल मजम्मत नहीं है। यहाँ जो दूसरी भी फोर्सेज हैं उनका भी रोल जो है वो कोई ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहा। अनफॉर्चुनेटली हुकूमतों के आने जाने में उनका भी बहुत अमल दखल है, वही करते रहे हैं, वही ऑर्केस्ट्रेटर्स रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जावेद चौधरी साहब जैसे लोग या अंसार अब्बासी जैसे लोग जो हैं, अभी एक और आया हुआ था, वो उन्होंने कहा जी वो कुछ इलेक्शन कमीशन के लोगों को उन्होंने धमकी दी है कि जी मैं आपके ऊपर मतलब आई मीन ऑनेस्टली व्हाट डू दे थिंक ही इज। कभी अपनी जो तासुब की ऐनक उतार के देखें कि इमरान खान किस शख्सियत का नाम है, वो क्या है, क्या उसके ख्यालात हैं, वो क्या इस मुल्क के साथ करना चाहता है, किस तरीके से वो आवाम का दर्द है उसके दिल में। कभी तो ये तासुब की ऐनक उतार के देख लें उस शख्स को। नहीं है ना, ये छोड़े सर। ये ऐनक उतारे ना उतारे, इस वक्त पूरी आवाम ने इनकी ऐनकें उतार दी, वो देख चुके हैं, लोग देख रहे हैं और बड़े करीब से देख रहे हैं। रऊफ साहब आपने बड़ा खूबसूरती से सारे जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। आपने इतने बिजी टाइम में, इस वक्त मुझे पता है आपको कितना प्रेशर है, टिकट्स हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं एक बैक वक्त, और आप अपना टाइम भी दे रहे हैं इंटरनेशनल इदारों को भी, सबको, उस पर मैं आपका सर बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। Always a pleasure being with you. Thank you very much for inviting me.